हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन मिलियन कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश। हम पढ़ रहे हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड को। ये हिस्ट्री का पहला पीरियड था, क्योंकि पिछले जो यूट्यूब हमारा चैनल डिलीट हो गया था उसमें सारा कुछ पढ़ा चुके थे, तो अब दोबारा पढ़ा रहे हैं। चलिए, विदाउट एनी कन्वर्सेशन शुरू करते हैं। इसको हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। तो पहले बात करते हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड का। जो एक्सपेंस होता है इस एज का, वो 450 ईस्वी से लेके 1066 ईस्वी तक होता है। मिडिल 5th सेंचुरी से शुरुआत होकर के नॉर्मन कन्क्वेस्ट, जिसमें विलियम ऑफ नॉर्मेंडी 1066 में ब्रिटेन पर आक्रमण करते हैं, इंग्लैंड पर आक्रमण करते हैं, और यहाँ के लास्ट किंग, एंग्लो सैक्सन पीरियड के लास्ट किंग हैरोल्ड को हरा करके एंग्लो नॉर्मन पीरियड की स्थापना होती है। इस पीरियड का जो नाम है, ओरिजिनली द नेम एंग्लो सैक्सन डिनोट्स 2 ऑफ द 3 जर्मनिक ट्राइब्स। देखिए, 3 ट्राइब्स आई थी जर्मन से, और वो 3 ट्राइब्स नॉर्थ सी और बेल्टिक सी से आई थी, और इनमें से 2 के नाम पर इस पीरियड का नाम एंग्लो सैक्सन पीरियड पड़ता है। आप जानते हैं कि एंगल्स, सैक्सन्स और जूट्स, ये 3 जर्मन ट्राइब्स हैं। जूट्स बाद में आए थे, सबसे पहले चले गए थे, और केवल एंगल्स और सैक्सन्स ही यहाँ रहे थे। तो इन्हीं 2 ट्राइब्स के कारण इस एज को एंग्लो सैक्सन एज या एंग्लो सैक्सन पीरियड कहा जाता है। हम इस पीरियड की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो 2 तरह से पढ़ेंगे। पहले ब्रिटेन बिफोर 450 एडी, फ्रॉम 450 टू 1066 एडी, यानी कि 450 से पहले का ब्रिटेन क्या था और 450 के बाद में क्या था। पहले की बात करें तो यू बेटर नो कि जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे ब्रिटेन के, वो कौन थे? केल्ट्स। क्या पढ़ेंगे इसको? केल्ट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसे? केल्ट्स पढ़ेंगे, ठीक। और इस लैंग्वेज को केल्टिक पढ़ेंगे, सेल्टिक नहीं पढ़ेंगे। तो आप जानते हैं कि ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स वो थे, वो केल्ट्स थे, या ब्रिटॉन्स कहा जाता था इनको। और ब्रिटॉन्स के नाम से ही इस एरिया को, इस देश को ब्रिटेन कहते थे। और लैंग्वेज इनकी केल्टिक थी या ब्रैथॉन्स थी। ये दोनों बात इंपॉर्टेंट है। अगली बात, रोमन आक्रमण 55 बीसी से होने शुरू हो गए थे और लगातार होते रहे। तो 55 बीसी और 54 बीसी में इंग्लैंड पर जो, ब्रिटेन पर जो आक्रमण करते हैं वह है जूलियस सीजर, जो कि रोमन जनरल था। तो इसने अपने गैलिक वार में के दौरान ही ब्रिटेन पर आक्रमण किया। गैलिक वार क्या है बता रहे हैं आपको। यह है गौल। एक तरफ गाउल लोग थे और दूसरी तरफ जूलियस सीजर था। गाउल में अगर मॉडर्न समय की बात करें, प्रेजेंट एज की बात करें, तो गाउल में फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी और स्विट्जरलैंड थे। और जो गैलिक ट्राइब्स थी गाउल की, ये थी। और उसके बाद जूलियस सीजर ने ब्रिटेन की तरफ 55 और 54 बीसी में बढ़ा। तो इन्होंने अपने, जो ब्रिटिश ट्राइब थी, उन्होंने अपने होमलैंड्स को बचाने के लिए जूलियस सीजर का सामना किया और जूलियस सीजर को वहाँ से भगा दिया। तो जूलियस सीजर यहाँ पर ब्रिटेन से भागकर चला जाता है। तो ऐसा नहीं है इसके बाद रोमन आक्रमण नहीं हुए। 43 एडी में, 43 ईस्वी में रोमन जो एम्परर था क्लाउडियस, उसने फाइनली ब्रिटेन को जीता और 443
43 एडी में यानी कि 43 एडी में ब्रिटेन पर रोमन साम्राज्य का स्थापना किया। तो ये रोमन ब्रिटेन पीरियड के नाम से जाना जाता है और ये 443 से लेके 410 तक ब्रिटेन में रहे। ब्रिटेन में उस समय लगातार पिक्स और स्काउट्स, ये दो सैवेज जनजातियां थीं, ट्राइब्स थीं, और ये हमेशा ब्रिटेन पर आक्रमण करती रहती थीं। इनसे बचने के लिए ही किंग हेड्रियन ने एक हेड्रियन बॉल बनाई थी इनकी रक्षा के लिए 210 ईस्वी में। तो पिक्स जो जनजाति थी वो आपकी ईस्टर्न और नॉर्दर्न स्कॉटलैंड की थी, और जो स्कॉट्स थे वो आपके आयरिश ट्राइब्स थे। तो ये लगातार आक्रमण करते रहते थे। लेकिन आपके जो केल्टिक्स थे यानी कि ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ ब्रिटेन थे, और जो आपके रोमन थे वो हमेशा मिलकर रहते थे। लेकिन रोमन जो है वो 43 एडी में आते हैं, स्थापना होती है, 410 में वापस चले जाते हैं। तो वो अपने साथ क्या क्या लाए? देखिए, जब रोमन लोग आए थे तो वो अपने साथ क्रिश्चियनिटी लेके आए, यानी कि ईसाइयत लेके आए और लैटिन लैंग्वेज लेके आए। तो इससे पहले जो आपके केल्ट थे वो पैगन थे, यानी कि विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते थे और विभिन्न देवी देवताओं में विश्वास करते थे। बिलीवर इन लॉर्ड्स ऑफ डिफरेंट गॉड्स एंड स्पिरिट्स। एम्परर हेड्रियन एक शक्तिशाली एम्परर थे। उन्होंने रोमन बॉल बनाई जिसको हेड्रियन बॉल कहा जाता है 122 एडी में, जिसको बैलम ऑफ हेड्रियन लैटिन में कहा जाता है। 410 में जो रोमन्स थे वो वापस चले जाते हैं, क्योंकि रोमन पर विसिगोथ्स ने आक्रमण कर दिया था, और अपने खुद के देश को बचाने के लिए वो वापस चले जाते हैं। और केल्ट्स एंड रोमन्स वर लिविंग पीसफुली बट नाउ दे वर लेफ्ट इन देयर ओन। तो आप जानते हैं कि दोनों केल्ट्स और जो रोमन थे वो मिलके रहते थे, पिक्ट्स और स्काउट से लड़ते रहते थे। लेकिन जब ये वापस चले जाते हैं रोमन्स, तो केल्ट्स को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। तो क्या होता है? नाउ द केल्ट्स वर अनेबल टू बियर द अटैक ऑफ पिक्स एंड स्काउट्स, क्योंकि पिक्स और स्काउट बहुत ही बर्बर, बहुत ही खतरनाक जनजातियां थी, ट्राइब्स थीं, तो उनका सामना केल्ट्स नहीं कर पा रहे थे। तो यही कारण था। फिर उन्होंने 450 में जर्मन की ट्राइब्स एंगल्स, सैक्सन्स और जूट्स को बुलाया और उन्हें उनकी सहायता देने के लिए आना पड़ा। तो यही कारण था कि एंगल्स, सैक्सन्स और जूट्स ब्रिटेन में आए। तो अब यहाँ से हम पढ़ते हैं ब्रिटेन फ्रॉम 450 टू 1066 एडी। आपके एंगल्स जर्मनी से आए थे, सैक्सन्स ओल्ड सैक्सोनी से आए थे, और जूट्स डेनमार्क से आए थे। इनके नाम आप याद रखेंगे। 2-3 पॉइंट और हैं जिन्हें हम जान लें। एंगल्स वर इन लार्ज नंबर्स, सबसे बड़ी संख्या में जो आए थे वो एंगल्स आए थे, और दे वर इन मोस्ट पार्ट ऑफ ब्रिटेन, अधिकतर ब्रिटेन के पार्ट में फैल गए थे। तो यही कारण है इनको, इस एरिया को एंगल्स लैंड, यानी कि एंगल्स जो लोग आए थे उनका लैंड, और बाद में ये इंग्लैंड नाम से फेमस हो गया, इनके इंग्लैंड। तो पता लग गया आपको कि इंग्लैंड नाम क्यों पड़ा। एंगल्स को हुकमैन कहा जाता है या फिशिंग मैन, और जो सैक्सन थे उनको सोर्डमैन भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। द नेम एंग्लो सैक्सन वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय विलियम कैम्पडन इन हिज हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन विलियम कैम्पडन की रचना है, तो उसमें इन्होंने एंग्लो सैक्सन को पहली बार यूज किया। एंग्लो सैक्सन, अब इस पीरियड की बात करें तो पूरे ब्रिटेन में
ये किस किस एरिया में बसे थे, नीचे नक्शा दिया गया है। जो एंग्लिकन किंगडम थे उसमें ईस्ट, नॉर्थ और मिडिललैंड, कौन कौन से थे? ईस्ट, नॉर्थ और मिडिललैंड। और सैक्सन किंगडम ने साउथ एंड साउथ वेस्ट, और ज्यूटिश किंगडम में साउथ ईस्ट कैंट। और एंग्लो सैक्सन जो किंगडम की बात करें तो नॉर्दम्ब्रिया, मर्सिया, ईस्ट एंग्लिया, एक्सेस, सक्सेस एंड वेक्सेस और कैंट। ये कुल मिला के आपके 7 किंगडम है। 1 3, हाँ 7 किंगडम है, इस 7 किंगडम में बटा हुआ था। अल्फ्रेड जो ग्रेट किंग था उसने वेक्सेस में शासन किया 871 से लेकर 920 सेंचुरी तक। और लास्ट रूलर जो था इस पीरियड का वो किंग हैरोल्ड था। इसी किंग हैरोल्ड को हरा करके ही 1066 में विलियम ऑफ नॉर्मंडी ने नॉर्मन विजय प्राप्त की और एंग्लो नॉर्मन पीरियड इसका नाम पड़ा। देखिए ये एरिया है, इसको देख लीजिए। आपका ईस्ट, नॉर्थ और मिडिल लैंड, ये जो पूरा एरिया है ये आपके एंग्लिकन किंगडम था। और ये जो साउथ और साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट की बात हो रही है, यहाँ पर आपका सैक्सन किंगडम था। और ये जो बैक्सेक्स एरिया है ये आपका ज्यूटिश किंगडम था। इस मैप को एक बार ध्यान से देख लीजिए, विशेषकर इस एरिया को समझ में आ गया होगा। अब हम लिटरेरी इवेंट्स की बात करेंगे तो पहले हम लैंग्वेज की बात करते हैं। द लैंग्वेज ऑफ दैट टाइम वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ टूडे, इट इज कॉल्ड ओल्ड इंग्लिश पीरियड। तो इसको हम ओल्ड इंग्लिश के नाम से जानते हैं क्योंकि आज की इंग्लिश से बिल्कुल अलग है। तो आज की इंग्लिश कैसे डेवलप हुई आप जानते ही हैं, क्योंकि चौसर ने ही मॉडर्न इंग्लिश का जन्म दिया। देखिए लैंग्वेज की बात करें तो 4 डायलेक्ट्स में पूरा एरिया बटा हुआ था। नॉर्दम्ब्रिया विच वाज द फर्स्ट टू प्रोड्यूस लिटरेचर, तो नॉर्दम्ब्रिया में ही पहली लिटरेचर लिखी गई। दूसरा है आपकी मर्सियन डायलेक्ट। अब याद करिए चौसर का नाम। चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ईस्ट मिडलैंड लैंग्वेज को, ईस्ट मिडलैंड जो डायलेक्ट थी उस बोली को इन्होंने इंग्लिश का नाम दिया। क्यों? अब हम वापस चलते हैं उसी एरिया पे। तो देखिए ये जो एरिया है ये पूरा एंग्लैंड था, तो ईस्ट मिडलैंड ये एरिया पड़ेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा एरिया में जो बोली जाती थी वो आपकी थी मर्सियन लैंग्वेज, मर्सियन डायलेक्ट। तो इसी मर्सियन डायलेक्ट को चौसर ने लैंग्वेज का जो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज का दर्जा दिया, जिसको ईस्ट मिडलैंड से उन्होंने लिया था। तीसरी जो डायलेक्ट है वो कैंटिस थी, लैंग्वेज ऑफ द साउथ ईस्ट। और वेस्ट सेक्शन डायलेक्ट है, लैंग्वेज ऑफ द अल्फ्रेड। तो ये 4 डायलेक्ट्स के नाम ध्यान रखेंगे। अब लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर ऑफ एंग्लो सेक्शन पीरियड फॉल्स इनटू 2 डिविजन्स, एक पैगन लिटरेचर और दूसरी क्रिश्चियन लिटरेचर। देखिए पैगन लिटरेचर आपकी ओरिजिनल एंग्लो सेक्शन लिटरेचर है और जो क्रिश्चियन लिटरेचर है वो जब क्रिश्चियन जो पोप थे या क्रिश्चियन सेंट थे, जब वो यहाँ पर ब्रिटेन में आए तो इन्होंने अपनी रिलीजियन को और अपनी लैंग्वेज को यहाँ डेवलप किया। तो पैगन लिटरेचर की बात करें, दिस इज द पोइट्री विच एंग्लो सेक्शन प्रोबेबली ब्राउड विद दैम, द पोइम ऑफ दिस ग्रुप आर। तो इस पैगन लिटरेचर को कौन लाए थे? एंग्लो सेक्शन अपने साथ लाए थे और ओरली लेके आए थे। तो सबसे पहली जो रचना आती है वो है आपका बियोवुल्फ।
और बियोवुल्फ आपका सबसे अर्लीस्ट और ग्रेटेस्ट एपिक कहा जाता है, यानी कि हीरो पोएम कही जाती है। द राइटर ऑफ द पोएम इज एनोनिमस, क्योंकि इसका कोई राइटर पता नहीं लगता, लेकिन बहुत ही ग्रेट एपिक है। और इसमें बियोवुल्फ के एडवेंचर्स के और उसके लड़ाइयों को दिखाया जाता है। तो बियोवुल्फ इज द हीरो ऑफ द एपिक हु डिपीट्स फ्राइटफुल मॉन्स्टर ग्रेंडल। तो इसमें दो ही नाम अगर पूछे जाएंगे तो किस मॉन्स्टर की बात होती है, तो वो मॉन्स्टर था ग्रेंडल। तो ग्रेंडल और बियोवुल्फ दो ही नाम आप ध्यान रख लें तो पर्याप्त है। अदर पोइम्स हैं बिडसिथ, ड्यूअर्सलेमेंट, सीफेरर, वाल्डरे और फाइट एट फिंसबर्ग। ये आपकी पैगन लिटरेचर है और ये आपकी ओल्डेस्ट पोइम्स हैं। क्रिश्चियन लिटरेचर की बात करें तो ये आपकी दो सेंट्स के अंडर में इसका डेवलपमेंट होता है। और दो सेंट्स कौन थे? फर्स्ट से आपके नॉर्दम्ब्रिया लिटरेचर आती है। इसमें अंडर द लीडरशिप ऑफ सेंट एगस्टाइन, जो कि 597 एडी में इनका 597 एडी जो समय दिया है वो आपका WJ लॉन्ग में है। लेकिन जो आपकी दूसरी बुक है एंड्रू सैंडर्स की इंग्लिश लिटरेचर, उसमें 596 दिया है कि इसमें आपके सेंट एगस्टाइन आए थे। ये डेट नहीं पूछी जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। इट फाउंडेड स्कूल्स एंड पार्शली एजुकेटेड द रफ पीपल एंड प्रोड्यूस नो लास्टिंग लिटरेचर। तो सेंट एगस्टाइन ने अपने लोगों को, यानी कि इंग्लैंड के लोगों को पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि वो सैवेज लोग थे। और फिर लेकिन इस स्कूल से बहुत ज़्यादा लिटरेचर ऐसी नहीं हुई जो आपको प्रभाव डाल सके। सेकंड थे आपका जो सेकंड लीडरशिप थे वो सेंटली एडन थे, यानी कि रिस्पेक्टेड एडन जो आपके सेंट आए थे वो आयरलैंड से आए थे। 435 से लेके और 665 तक वो रहे थे। अब इस एज में जो मेन राइटर्स आते हैं वो आपके 4 आते हैं, और 4 के नाम याद करना ही पर्याप्त होता है इस एज में। पहले थे आपके भिड़े, तो इनको जनरली कहा जाता है वेनरेबल भिड़े, यानी कि सम्मानीय भिड़े। और इनको इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है द फादर ऑफ आवर इंग्लिश लर्निंग्स कहा जाता है। तो फादर ऑफ आवर इंग्लिश लर्निंग किसे कहा जाता है? भिड़े को। इन्होंने की जो रचना है वो है एक्लेस्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल, कॉल्ड द फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड रिटन इन लैटिन। तो लैटिन में लिखी हुई इसको फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके तीनों पॉइंट जो लिखे हैं, तीनों ही पॉइंट भिड़े के बाद में इम्पोर्टेंट हैं। अगला है कैडमॉन। तो कैडमॉन कौन है? ये 7th सेंचुरी के राइटर हैं। ही इज कॉल्ड एंग्लो सैक्सन मिल्टन, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और पैराफ्रेज इनकी रचना है, इट इज ए स्टोरी ऑफ जेनेसिस एक्सटॉन्स अ पार्ट ऑफ डैनियल। तो पैराफ्रेज जो जेनेसिस की स्टोरी है, ओल्ड टेस्टामेंट जो कि बाइबल है, तो उस बाइबल की ये स्टोरी है। अगले राइटर हैं आपके सिनेवुल्फ। और सिनेवुल्फ को महानतम राइटर माना जाता है सिवाय उस राइटर के जिसने बियोवुल्फ लिखी थी। तो ग्रेटेस्ट एंग्लो सैक्सन पोइट हैं ये। और द क्राइस्ट, जूलियाना और ड्रीम ऑफ द रूड इनकी फेमस पोइम्स हैं। और ड्रीम ऑफ द रूड इनकी बहुत ज़्यादा फेमस पोइम है। अगले हैं अल्फ्रेड। ये वही हैं जिन्होंने 871 से लेकर 900 सेंचुरी तक इंग्लैंड में शासन किया था, बैकसेक्स में। तो ही रोट इंग्लिश और सैक्सन क्रॉनिकल्स, ये क्रॉनिकल्स के नाम से फेमस हैं। द क्रॉनिकल्स कंटिन्यूड आफ्टर हिज डेथ, और अदर वर्क्स आर हिज ट्रांसलेशन। दूसरे जो उसने किए वो ट्रांसलेशन किए हैं। अगर हम इस एज की करेक्टरिस्टिक्स की बात करें
तो ओरल ट्रेडिशन पर ये पोइम लिखी गई। तो आप जानते हैं कि एंग्लो सैक्सन जब यहाँ आए थे तो अपने साथ पैगन लिटरेचर लेके आए थे, तो वो लिटरेचर लगभग ओरली ही यहाँ पर डेवलप हुई। इनकी रचनाएं जो हैं वो अलिट्रेशन है, और जानते हैं कि अलिट्रेशन में बीच बीच में पॉज दिए गए हैं, ठीक, पॉज दिए गए हैं, और इंटरनल राइम मिलती है, जो जहाँ पॉज मिलता है वहीं राइम मिलती है। और एपिक पोइट्री के लिए ये फेमस है। और क्रॉनिकल्स एंड रिडल्स, आप जानते हैं कि अल्फ्रेड ने क्रॉनिकल्स लिखे थे। और रिलीजियस पोइट्री इस एज की कैरेक्टरिस्टिक्स है, और इस एज में लगभग 400 मैन्युस्क्रिप्ट अभी भी सर्वाइव है। ये कुछ जानकारी थी, आपको उम्मीद कर रहे हैं जरूर काम आएगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।